रमेश जी अपने इलाके के सम्मानित धनवान लोगों में से एक थी। धन दौलत जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक चीज़ की कि उनकी कोई अपनी संतान नहीं थी। विवाह को 5 साल होने के बाद भी भगवान ने उनके घर में एक बच्चे की खुशी नहीं दी। सविता जी बस इसी बात से दुखी रहती। अपनी शादी की 5वीं सालगिरह पर सविता जी बहुत दुखी थी। रमेश जी सविता जी को हर तरह से खुश करना चाहते, पर वो खुश नहीं हो पा रही थी। माँ न बन पाने का दुख सविता जी को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रहा था। उसी शाम रमेश जी की बहन सुशीला अपने पति सुरेश के साथ अपने भैया भाभी को सालगिरह की बधाई देने पहुंच गई। अपनी भाभी को दुखी देखकर सुशीला भी दुखी हो गई। तभी उसने भाभी को अपने माँ बनने की खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर सविता जी सच में अपना दुख भूलकर ननद के लिए खुशी मनाने लगी। सविता जी ऐसे खुश हो रही थी जैसे खुद ही माँ बनने वाली हो। रमेश जी भी ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गए। सबने मिलकर शादी की सालगिरह खुशी खुशी मनाई। अगले दिन सुशीला और उसके पति अपने घर चले गए। धीरे धीरे दिन बीतते रहे। सविता अब और भी ज़्यादा व्यस्त रहने लगी। दिन भर वो अपनी ननद सुशीला के होने वाले बच्चे के लिए कुछ न कुछ बुनती रहती। दूसरी तरफ सुशीला काफ़ी दिनों से अपने मायके नहीं आई, तो सविता जी स्वयं ही उसका हालचाल जानने के लिए उसके घर पहुंच गई। अपनी भाभी को सामने देख सुशीला अपनी खुशी रोक ना पाई और तुरंत उसके गले से लग गई। तभी सुशीला की सास, जो पुराने सोच विचार की थी, उन्होंने तुरंत सुशीला को किसी के भी सामने आने से मना कर दिया। ये बात सविता जी को तीर की तरह चुभ गई। उस समय सुशीला भी अपनी सास के आगे कुछ ना बोल पाई, पर उसे अपनी सास पर बहुत गुस्सा आया। उसी समय सविता ने ये निर्णय कर लिया कि वो आगे से सुशीला से नहीं मिलेगी। आखिर वो एक बांझ है। उसे लगा कि कहीं उसकी छाया उसके ननद पर पड़ी तो कुछ अनर्थ हो जाएगा और दुनिया वाले उसका जीना हराम कर देंगे। इसलिए उसने सुशीला से मिलना जुलना बंद कर दिया। पर एक दिन अचानक सुशीला अपनी भाभी से मिलने सीधे अपने भाई के घर पहुंच गई। उस वक्त सविता जी सिलाई मशीन लिए छोटे कपड़े सिल रही थी। अपनी ननद को देखते ही सविता जी तुरंत उठकर दूसरे कमरे में जाने लगी। तो सुशीला ने कहा, ये क्या बात हुई भाभी, जो तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? ऐसी बात नहीं है जीजी। आंखों में आंसू लिए सविता जी ने कहा, अब जब तक तुम नन्हा मुन्ना अपने गोद में नहीं खिला लेती, तब तक मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी। ये क्या कह रही हो भाभी? मेरी सास की बातों का बुरा मान गई। अरे वो सबको ही कुछ ना कुछ कहती रहती है। भाभी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए सुशीला ने कहा, मैं तो हमेशा से तुम्हारा और भैया का आशीर्वाद चाहती हूँ और इस तरह की फालतू बातों पर हम विश्वास नहीं करते। पर जीजी, हम नहीं चाहते कि आपके साथ कुछ भी गलत हो, इसलिए जब तक नन्हे मुन्ने आपकी गोद में नहीं आ जाते, तब तक आप प्लीज़ यहाँ पर मत आइए। सुशीला जानती थी कि उसकी भाभी बुरी बिल्कुल भी नहीं है। वो ये सब उसकी भलाई के लिए ही बोल रही है। इसलिए वो वापस अपने ससुराल चली गई। इसी तरह दिन बीतते रहे और आखिर वो खुशी का दिन आ ही गया, जिसका इतने दिन से सबको इंतज़ार था। सुशीला ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। जैसे ही सविता जी को ये खबर हुई तो वो खुद को रोक ना पाई और सीधी अस्पताल पहुंच गई। नन्हे राजकुमारों को गोद में लेने पर सविता जी का मातृत्व जाग गया और वो उन बच्चों से ऐसे प्यार करने लगी कि जैसे उसने ही इन बच्चों को जन्म दिया है। बंजर धरती को जैसे फसल की आशा होती है, उसी प्रकार सविता जी भी इस वात्सल्य रस में डूबना चाहती थी। डॉक्टर ने सुशीला को थोड़ा कमज़ोर बताया, इसलिए सविता जी अपनी ननद को अस्पताल से छुट्टी दिलाकर सीधे अपने घर ले आई और उसकी खूब सेवा सत्कार करने लगी। लगभग 1 महीने तक सविता जी ने दोनों बच्चों की अपने हाथों से तेल मालिश, नहलाना धुलाना सब किया। 1 महीने बाद जब सुशीला वापस अपने ससुराल जाने लगी तो सविता जी की आंखें भर आई। उसे उन बच्चों से बहुत लगाव हो गया था। उनके जाने के बाद सविता जी रात भर सो न पाती। उसे हर तरफ बच्चों की किलकारियाँ ही सुनाई देती।
रमेश जी अपनी पत्नी सविता जी की इस हालत पर बहुत चिंतित रहते। उन्होंने अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद लेने का प्रस्ताव रखा तो सविता जी ने अपनी ननद के ही एक बेटे को गोद लेने के लिए कहा। रमेश जी को कोई आपत्ति नहीं थी, बल्कि वो तो और खुश हो गए कि उनका अपना ही भांजा घर की रौनक बनेगा और उनकी खाली जिंदगी फिर से सतरंगी हो जाएगी। सविता जी के कहने पर रमेश जी ने अपनी बहन और जीजा जी के सामने उनके एक बेटे को गोद लेने का प्रस्ताव रखा। अचानक यूं अपने कलेजे के टुकड़े को देना आसान नहीं होता। सुशीला एकदम से कोई निर्णय न ले पाई। उसने थोड़ा वक्त मांगा और अपने पति सुरेश से इस बारे में वार्तालाप किया तो सुरेश ने मना कर दिया, लेकिन सुशीला के बार बार समझाने पर उसके पति इस प्रस्ताव पर तैयार हो गए। शायद इसीलिए भगवान ने सुशीला को 2 जुड़वा बच्चों की मां बनाया था। सुशीला और उसका पति सुरेश जानते थे कि उनका बेटा वहां बहुत खुश रहेगा। उसके प्यार और दुलार में कोई कमी नहीं होगी। जो सुख सुविधाएं उनके पुत्र को उसके भाई और भाभी के यहाँ से मिलेगी, वो शायद ही हम लोग दे पाएं। यही सोचकर उन्होंने अपने एक बेटे को अपने भाई को दे दिया। बच्चे के आते ही सविता जी की खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। उसमें तो मानो जैसे नई जान आ गई थी। सविता जी ने अपने बेटे का नाम सोनू रखा और सुशीला ने अपने बेटे का नाम मोनू रखा। दिन ऐसे ही खुशी खुशी बीतने लगे। सविता जी पूरा दिन बस सोनू को ही देखती रहती। ना उसे खाने का होश रहता और ना ही अपने पति रमेश की तरफ ध्यान देती। पर रमेश भी सविता की संभलती तबीयत को देखकर खुश था। एक तरफ सुशीला अपने बेटे मोनू को पालने में व्यस्त थी तो दूसरी तरफ सविता सोनू को पालने में व्यस्त थी। दोनों ही बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। ज़्यादा लाड प्यार मिलने के कारण सोनू थोड़ा थोड़ा जिद्दी और नक चढ़ा हो गया। अपनी हर बात को वो किसी न किसी तरीके से मनवा ही लेता था। धीरे धीरे उसकी संगत गलत बच्चों के साथ हो गई, जिस कारण वो घर में झूठ भी बोलने लगा। सविता जी उसके प्यार में पागल होकर उसकी गलतियों को भी नज़रअंदाज करती रहती। उसका यही प्रेम उसको बिगाड़ने में और मदद कर रहा था। ऐसे ही दिन बीतते रहे। सोनू लगभग 11 साल का हो गया और शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ने जाता। वही मोनू एक मध्यम स्कूल में जाता। सोनू और मोनू छुट्टी में ज़्यादातर साथ ही रहते। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन अचानक सविता जी की तबीयत खराब हो गई। सुबह से ही उसे बार बार चक्कर आ रहे थे तो रमेश जी घबरा गए। वो तुरंत सविता को डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने जांच करके बताया कि सविता माँ बनने वाली है। ये सुनकर तो रमेश जी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि शादी के इतने सालों बाद सविता की गोद भरी थी। ये सुनकर वो खुशी से पागल हो रहे थे। सविता को भी विश्वास नहीं हुआ कि शादी के इतने सालों बाद वो एक बच्चे को जन्म देने वाली है, क्योंकि अब उसने आस छोड़ दी थी और सिर्फ सोनू पर ही ध्यान देने लगी थी। जो भी इस खबर को सुन रहा था विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतने सालों बाद ये चमत्कार कैसे हो गया। रमेश जी खूब मेवा मिष्ठान लेकर अपनी बहन को ये खुशखबरी सुनाने पहुंच गई तो सुशीला भी ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो गई और सीधी अपनी भाभी से मिलने पहुंच गई। सभी को आखिर यकीन हुआ कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। रमेश जी और सविता जी अब सोनू को और भी ज़्यादा प्यार करने लगे। अब तक तो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन जब से सुशीला के पति सुरेश ने सविता जी की मां बनने की खबर सुनी तब से वो थोड़ा उखड़ा उखड़ा रहने लगा। अभी तक तो वो अपने बेटे को ही रमेश जी का इकलौता वारिस समझ रहा था, लेकिन अब तो उस दौलत में कोई हिस्सा बांटने वाला भी आ रहा है जो उसका असली हकदार है। अपनी संतान अपनी ही होती है। भला अपनी संतान होने के बाद वो सोनू को क्यों प्यार करेंगे। इसी तरह की उल्टी सीधी बातें सुरेश के मन में बैठ गई थी। अपने निर्धारित समय से कुछ वक्त पहले सविता ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। इतने सालों बाद इस घर में एक बच्चे ने जन्म लिया था। इसी खुशी में रमेश जी ने अपने पूरे शहर में दावत दी, गरीबों में कपड़े बंटाए और जितना दान दक्षिणा कर सकते थे वो सब किया। सोनू भी अपना छोटा भाई पाकर खुश हो गया। हर वक्त वो उसका बहुत ध्यान रखता,
लेकिन ये सब बातें सुरेश को अच्छी नहीं लगती। रमेश जी जब किसी गलती पर सोनू को डांट देते तो सुरेश अब इस बात को दूसरी नज़र से देखता। धीरे धीरे सुरेश ने सोनू को सविता जी और रमेश जी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। जवान होते होते काफ़ी जहर भर दिया सुरेश ने उसके मन में, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। सोनू जो भी कहता रमेश जी और सविता जी उसकी हर इच्छा पूरी करते, लेकिन विरोध की बातों ने उसके मन में शक का कीड़ा बैठा दिया। सोनू अब हर बात पर रमेश जी और सविता जी से बहस करता। एक दिन रमेश जी को किसी ने बताया कि सोनू गलत रास्ते पर चल रहा है, वो लड़कियों के आगे पीछे घूमता रहता है। तो रमेश जी ने घर आकर सोनू को बहुत डांटा। ये बात सोनू को बर्दाश्त ना हुई और उसने सुरेश को फ़ोन करके सब बता दिया। तो सुरेश ने उसे सारी सच्चाई बताते हुए कहा कि तू उनका असली बेटा नहीं है, इसलिए वो तेरे साथ भेदभाव कर रहे हैं। उनका असली बेटा तो प्रशांत है और तुम हमारे बेटे हो, पर तुम ये बात किसी को मत बताना, नहीं तो रमेश तुझे अपनी जायदाद में हिस्सा नहीं देगा। ये सुनकर तो सोनू के होश उड़ गए। अब तो उसके मन में और भी ज़्यादा जहर घुल गया। एक दिन रमेश जी ने सुरेश को फ़ोन करके कहा कि अब सोनू को काम धंधे में लगना चाहिए। इस उम्र में वो सिर्फ मौज मस्ती में अपना समय गंवा रहा है। तो सुरेश ने उनसे सोनू की शादी करने का प्रस्ताव दिया। रमेश जी और सविता जी को भी लगने लगा कि अगर सोनू की शादी कर दी जाए तो शायद उसमें कुछ सुधार हो जाए। दूसरी तरफ रमेश का छोटा बेटा प्रशांत इन सब बातों से दूर ही अपनी पढ़ाई लिखाई में लगा रहता। कहते हैं ना कि जब इंसान अंदर ही अंदर दुश्मनी पाल लेता है तो उसे अपने सगे भी दुश्मन ही नज़र आते हैं। प्रशांत जब भी सोनू के पास आता तो वह उसे डांट देता। इधर सुशीला का बेटा मोनू वकालत की पढ़ाई कर रहा था। सोनू और मोनू जुड़वा भाई जरूर थे, पर दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर था। सोनू की शादी के लिए सुरेश ने एक रिश्ता बताया जो सभी को पसंद आया। लड़की पढ़ी लिखी थी और घरेलू काम में भी दक्ष थी। सोनू ने भी उसको पसंद कर लिया। लगभग 6 महीने बाद दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। पर शादी के बाद तो सोनू और भी ज़्यादा बिगड़ गया। रोज़ रात को शराब पीकर घर आता, जिसके कारण रमेश जी को लगने लगा कि अगर ऐसे ही सोनू अपनी अय्याशियों पर पैसे उड़ाने लगा तो जल्द ही सब मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए रमेश जी ने सोनू को मिलने वाले खर्चों में कटौती कर दी। जब सोनू को पैसे मिलने बंद हो गए तो वो लोगों से उधार लेने लगा। अब ये भी एक मुसीबत हो गई। रोज़ कोई ना कोई रमेश जी के पास पैसे मांगने आ जाता। रमेश और सविता सोनू के इस व्यवहार से बहुत दुखी रहने लगे। घर का माहौल अब पहले जैसा खुश मिजाज न रहा। रमेश जी ने अपने छोटे बेटे प्रशांत को पढ़ने के लिए बाहर दूसरे शहर भेज दिया। सोनू की पत्नी सोनम सीधी सादी लड़की थी। अपने पति की हरकतों पर उसे क्रोध तो बहुत आता, पर सोनू के गुस्सैल स्वभाव के चलते वो कुछ भी ना कह पाती। अगर वो उसके बुरे व्यवहार को लेकर कभी कुछ बोल भी देती तो सोनू उल्टा उसकी ही पिटाई कर देता। फूल जैसी लड़की शादी के कुछ दिनों बाद ही मुरझा गई। विवाह के लगभग 1 वर्ष बाद सोनम ने एक फूल जैसी बेटी को जन्म दिया। अब घर वाले समझने लगे कि शायद बच्ची के मुंह में सोनू सुधर जाएगा, पर यह सब कल्पना मात्र था। उसकी अय्याशी तो और बढ़ गई। छुट्टियों में जब प्रशांत घर आया तो अपने माता पिता और भाभी की हालत देखकर बहुत दुखी हुआ। अब तो सोनू के चर्चे गैर औरतों के साथ भी सुनने में आने लगे। रमेश और सविता जी अभी इस बात से अनजान थे कि सुरेश ने सारी सच्चाई सोनू को बता दी है और ये सब उसी का नतीजा है। सोनू की हरकतों से परेशान होकर सविता जी ने अपनी ननद सुशीला से सोनू की सारी बात बताई। तो सुशीला ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, भाभी आप चिंता ना करें, मैं सोनू से बात करूंगी। फ़ोन काटते ही सुशीला ने सोनू के पास फ़ोन मिलाया और बोली, सोनू बेटा ये मैं क्या सुन रही हूँ। भैया भाभी के साथ तुम कैसा व्यवहार कर रहे हो। और वो सोनम, कम से कम उसका और अपने बेटे का तो ख्याल रख, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। अब मौज मस्ती की उम्र नहीं है तुम्हारी। मोनू को देखो,
अपने काम धंधे से लगा रहता है। ये बात तुम कह रही हो। जब पालने की बात आई तब तो मुझे दूध मुहे को दूसरों के आगे पालने के लिए फेंक दिया। शराब के नशे में झूमते हुए सोनू ने कहा। इतना सुनते ही सुशीला वहीं सर पकड़कर बैठ गई। कितनी गलतफहमी भरी है तुम्हारे अंदर। फेंक दिया या राजकुमारों की तरह तुम्हें पाला गया। हाँ, बस मेरी इतनी ही गलती थी जो मैंने निसंतान को संतान का सुख दिया। गलतफहमी नहीं, सच्चाई है ये। सुशीला को सोनू पर भड़कता देख उसका पति सुरेश बोला। कहा था ना मैंने तुझे कि अपना बेटा किसी को गोद मत दे, पर तुम्हारे लिए तो भाई का प्यार ही सब कुछ था। तुम्हारी जिद के आगे मुझे अपना बच्चा परायों के हाथों में सौंपना पड़ा। सुशीला अपने पति के बदलते रंग को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। अब उसे समझ में आ गया था कि ये सारा किया धरा सुरेश का ही है। सुरेश ने ही सोनू के मन में जहर भरा है। दरवाजे की ओट में खड़ा मोनू भी ये सब बातें सुनकर हैरान था। धीरे धीरे इन सब बातों को एक अरसा गुजर गया। रमेश जी और सविता जी ने भी मान लिया था कि अब सोनू में कोई परिवर्तन संभव नहीं है। उसको वैसे ही उसके हाल पर छोड़कर वो भी निराशा भरी जिंदगी जीने लगे। अब रमेश जी का छोटा बेटा प्रशांत भी काफ़ी बड़ा हो गया और अपनी MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने पिता का व्यापार संभालने के लिए उसी शहर में रहने लगा। रमेश जी अब बीमार रहने लगे, जिससे वो अपने ऑफिस कम ही जाते। प्रशांत पर काम का दबाव ज़्यादा रहता और सोनू को तो जैसे अपनी मौज मस्ती से ही फुर्सत नहीं थी। एक दिन शाम को बाहर लॉन में टहलते वक्त रमेश जी सविता जी से कहने लगे कि सोच रहा हूँ कि अपनी वैसियत बनवा लूँ और सोनू को उसका हिस्सा दे दूँ। फिर वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे कमाए खाए। तभी सविता जी कहने लगी, आप अगर बंटवारा करने की सोच रहे हैं तो ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि प्रशांत की भी शादी हो जाए। भगवान जाने आगे क्या हो। सोनू के लक्षण तो कहीं से भी ठीक नहीं लग रहे। उसके क्रोधी स्वभाव से डर ही लगता है। ठीक कह रही हो तुम सविता, तुम प्रशांत से बात करके देखो। तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। सुशीला से इस बारे में बात करूँ। आखिर वैश्यत तो बनाएगा सुशीला का पति सुरेश ही, क्योंकि वो वकील जो ठहरा, और अगर किसी दूसरे से बनवाएंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। इसलिए उसी से बात कर लेता हूँ, आपको जैसा ठीक लगे। दोनों पति पत्नी सुरेश की चाल से अनजान उस पर ही विश्वास किए बैठे थे। सविता जी अंदर आकर प्रशांत से कहने लगी, बेटा प्रशांत, हम चाहते हैं कि अब तुम भी अपनी घर गृहस्थी बसा लो, ताकि हम भी इन जिम्मेदारियों से फुर्सत पाएं। लेकिन माँ, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो मैंने काम संभालना शुरू ही किया है। मुझे थोड़ा सेट हो जाने दो, फिर जैसा तुम कहोगे वैसा ही कर लेंगे, प्रशांत ने कहा। तो सविता जी कहने लगी, तुम्हें तो पता है बेटा कि सोनू ने तुम्हारे पिताजी का सब काम धंधा चौपट कर दिया है। इसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं। जिंदगी भर मेहनत कर जो मुकाम बनाया वो सब मिट्टी में मिल गया है और बदनामी हो गई वो अलग। इसलिए तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ माँ, ताकि काम फिर से पटरी पर आ जाए, प्रशांत ने कहा। तो अपने जिम्मेदार बेटे को देखकर सविता जी फूली न समा रही थी। कुछ दिन बाद रमेश जी ने अपनी बहन सुशीला को अपने घर बुलाया और उसे सोनू के बारे में बताते हुए कहा, सुशीला, तुमको तो पता है कि हमारे घर की क्या स्थिति चल रही है। शादी के इतने सालों बाद भी सोनू के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया और शायद आगे भी ना आए। अब उसे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर होना ही पड़ेगा, और ये गंभीरता उसमें तभी आएगी जब उसको उसके हाल पर छोड़ेंगे। जैसा आपको ठीक लगे भैया, सुशीला ने कहा। तो रमेश जी बोले, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी वैसियत बनवा लूँ और सोनू को उसका हिस्सा दे दूँ, फिर चाहे वो अपनी मर्जी से जैसे चाहे वैसे रहे। अब तक तो मैंने बहुत उम्मीद लगाई थी उसके सुधरने की, पर ये उम्मीद मेरी नाउम्मीद में बदल गई। सुरेश जी को बुलाता हूँ किसी दिन और इसका बंटवारा कर ही देता हूँ, कहते हुए रमेश जी दुखी हो गई। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ भैया। हाँ हाँ बोलो सुशीला, अगर तुम्हारे मन में कोई भी दुविधा हो तो बेझिझक कह देना। भैया,
आप जो भी वैसियत बनवाएं उसमें सुरेश को शामिल ना करें। मेरा मतलब किसी और वकील से बनवा लेना। शर्मिंदा होते हुए सुशीला बोली। तुम ऐसा क्यों कर रही हो बहन? रमेश जी ने चौंकते हुए कहा। हाँ भैया, मैं ठीक कर रही हूँ, बस ये मत पूछना कि क्यों कह रही हूँ। रमेश जी सुशीला की बातों को समझ नहीं पाए, पर ये जरूर समझ गए कि कुछ तो बात है जो सुशीला ने ऐसा कहा। खैर, रमेश जी ने अपने एक मित्र के वकील के जरिए अपनी वैसियत बनवा ली। रात को सोनू शराब से धत होकर घर आया तो रमेश जी ने कहा, सोनू, हमने तुझे कितना समझाया पर तू ना समझ सका। घर परिवार मान मर्यादा का कुछ तो लिहाज करो। तो सोनू भड़कते हुए बोला, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ उसमें किसी की भी रोक टोक मुझे जरा भी पसंद नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, पर इस घर में नहीं। क्रोधित स्वर में रमेश जी ने कहा कि आज के बाद इस घर में शराब पीकर नहीं आओगे। मंदिर के पीछे जो मकान है उसमें जाकर रहो, वो मैंने तुम्हें दे दिया है। और जो राइस मिल है वो भी तुम्हारी। तुम्हारा जैसे मन हो वैसे रहो, पर तुम्हारी अयासी अब इस घर में नहीं चलेगी। इतना सुनते ही सोनू भड़क गया। अच्छा, मुझको वो 4 कमरों का मकान और अपने बेटे को पूरी हवेली दिखा दिया ना सौतेलापन। आखिर होना मैं गोद लिया। इतना सुनते ही सविता जी और रमेश जी आंखें फाड़ फाड़ कर उसको देखने लगे। प्रशांत भी हैरान हो गया। तभी रूंधे गले से रमेश जी बोले, आज तो तुमने बहुत बड़ी बात कह दी सोनू। कौन सा प्रायापन किया हमने तुम्हारे साथ, कितने प्यार से पाला है तुमको। तुम्हारी हर एक बात, हर एक इच्छा बोलने से पहले पूरी की है। प्रायापन हमने दिखाया है या तुमने? शुरू से ही सब कुछ तुम्हारा था, पर तुमने अपनी गलत हरकतों और चाल चलन से सब गवा दिया। फिर थोड़ा कठोर होते हुए बोले कि अगर तुम्हें जो मिला है वो लेना है तो लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। व्यापार पहले से ही घाटे में चल रहा है। आए दिन कोई ना कोई पैसा वसूल करने चला आता है, कहकर रमेश जी अपने कमरे में चले गए। उस वक्त सोनू कुछ ना बोला और घर से बाहर निकल गया। पर सोनू की बातों ने रमेश जी और सविता जी को अंदर तक हिलाकर रख दिया था कि उन लोगों ने तो आज तक ये बात सोनू से नहीं कही थी कि वो उसकी गोद ली हुई संतान है। आखिर ये बात उसे कैसे पता चली? तभी रमेश जी को अपनी बहन सुशीला की कही हुई बात याद आई कि वैसियत बनवाना, पर सुरेश से नहीं। शायद सुरेश ने ही सोनू को ये असलियत बताई हो। धीरे धीरे दिन ऐसे ही बीतते रहे। सोनू पहले से ही उखड़ा उखड़ा रहता था, पर जब से उसे ये पता चला कि उसके हिस्से में क्या आया है, तब से वो और ज़्यादा बदतमीजी करने लगा। फिर एक दिन कुछ ऐसा हो गया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। प्रशांत अपनी माँ को लेकर किसी रिश्तेदार की शादी में गया था। रमेश जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर पर ही रुक गए थे। अचानक से प्रशांत के पास उसकी भाभी का फ़ोन आया कि जल्दी घर आओ, पिताजी को कुछ हो गया है, कुछ बोल नहीं रहे हैं, हम लोग उन्हें लेकर अस्पताल जा रहे हैं। खबर सुनते ही प्रशांत माँ को लेकर तुरंत अस्पताल पहुँच गया। तब तक रमेश जी की बहन सुशीला और उसके पति और बेटा मोनू भी अस्पताल में पहुँच गए थे। तभी डॉक्टर ने बताया कि वो रमेश जी को बचा नहीं पाए, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। इतना सुनते ही सविता जी धड़ाम से गिर गई। पर यह कैसे हो सकता है? पापा को कभी हार्ट की कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, उन्हें तो बस चलने में दिक्कत थी। प्रशांत बदहवासी में डॉक्टर से कहे जा रहा था। सुशीला अपनी भाभी को संभाल रही थी। माहौल बहुत ही गमगीन हो गया था। रमेश जी के मृत शरीर को घर लेकर आ गए और उसका दाह संस्कार कर दिया। सविता जी अभी भी अपने होश में नहीं थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अच्छा भला छोड़कर गई थी शादी में, तबीयत इतनी भी खराब नहीं थी कि दुनिया ही छोड़कर चले गए। तभी मोनू ने एक बात नोट की कि जब से रमेश जी की मौत हुई थी तब से सोनू कुछ ज़्यादा ही अपनापन दिखा रहा था। उसकी पत्नी सोनम पहले से ज़्यादा डरी सहमी थी, जैसे उसे कोई सदमा हो। करीब 20 दिन बाद प्रशांत धीरे धीरे वापस अपने काम पर जाने लगा।
सविता जी अपने कमरे में ही पड़ी रहती। अब सोनू पहले से ज़्यादा बेफिक्र हो गया था। सुशीला कुछ दिनों के लिए अपनी भाभी के पास रहने के लिए आ गई, जिससे उसे अकेलापन महसूस ना हो। रमेश जी की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता था, पर सहारा तो दे ही सकती थी। बस यही सोचकर थोड़े दिन रहने के लिए आ गई। धीरे धीरे सभी काम अपनी पटरी पर आने लगे। एक दिन प्रशांत कुछ ढूंढ रहा था कि तभी उसे रमेश जी के कागजों के बीच वैसित की फोटोकॉपी दिखाई दी। ना चाहते हुए भी प्रशांत बेमन से उसको देखने लगा और पढ़ते पढ़ते उसका दिमाग घूम गया कि ये वैसियत तो उस वैसियत से बिल्कुल ही अलग थी जो उस दिन वकील ने दिखाई थी। अब प्रशांत को यकीन हो गया कि पक्का कोई गहरी चाल है, लेकिन वो बात करे भी तो किससे? वकील तो उल्टा झूठी वैसियत दिखा रहा है। बहुत सोचने के बाद प्रशांत ने मोनू से बात करने की सोची, क्योंकि वो भी एक वकील था। प्रशांत दोनों वैसियत की फ़ोटोकॉपी लेकर मोनू के पास गया और मोनू ने वैसियत देखते ही बता दिया कि ये कोई चाल है। उसने प्रशांत को दिलासा देते हुए कहा कि वो बिल्कुल चिंता ना करे, वो उसकी पूरी मदद करेगा और सच सामने लाकर ही रहेगा। तभी प्रशांत ने कहा कि मोनू भैया, सोनम भाभी थोड़ी डरी डरी सी रहती है। हो सकता है उसको कुछ राज पता हो, क्योंकि जिस दिन बाबूजी ख़त्म हुए उस दिन सोनम भाभी घर पर ही थी। किसी दिन सोनू के घर पर ना रहने पर मोनू उनके घर पर आ गया और सोनम से उस दिन के बारे में बातें पूछने लगा। पहले तो सोनम घबरा गई, पर मोनू के समझाने पर वो धीरे धीरे बताने लगी कि मम्मी जी और प्रशांत जी की शादी में जाने के बाद तुम्हारे भैया सोनू एक फ़ाइल लेकर आए थे और सीधा बाबूजी के कमरे की तरफ गए थे। उस टाइम तो मैंने उनको अनदेखा कर दिया, पर जब मैं खाना लेकर पिताजी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि तुम्हारे भैया पिताजी से ज़बरदस्ती किसी फाइल पर साइन करवा रहे थे और फिर मुझे किसी से कुछ ना कहने की धमकी देते हुए बाहर निकल गए। पिताजी सदमे में थे और रो रहे थे। अचानक उनके सीने में दर्द उठा। उस वक्त घर पर कोई नहीं था। तब मैंने आपके भैया को फ़ोन किया, पर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। तो उसी वक्त मैं भागकर पड़ोसियों के पास गई और उनसे मदद मांगने लगी। तो सामने वाले घर से राहुल ने अपनी गाड़ी निकाली और जैसे ही हम पिताजी को लेकर जाने लगे, तभी आपके भैया वहाँ पर आ गए और वो भी हमारे साथ चले गए। पिताजी की मौत यूं ही अचानक नहीं हुई, बल्कि उनको कुछ लालची लोगों के स्वार्थ ने मार दिया है। मैं सोनू को छोड़ूंगा नहीं, आग बबूला होते हुए प्रशांत बोला। तो मोनू ने उसे शांत कराते हुए कहा कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। मोनू ने सोनम की सारी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो बाद में मुकर जाए। मोनू ने कहा कि सोनू के खिलाफ पूरी मजबूती से केस करेंगे। जल्द ही मोनू ने दौड़ भागकर सोनू के खिलाफ सबूत इकट्ठा किया और उस वकील पर भी सच्चाई बताने के लिए दबाव बनाया और आखिर अपने ही भाई सोनू के खिलाफ कोर्ट में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करा दिया। सोनू को जब से ये बात पता चली कि प्रशांत ने उस पर धोखाधड़ी का केस किया है, तब से वो और आग बबूला हो गया। उसने अपने पिता सुरेश से इस बारे में बात की तो फिलहाल सुरेश ने सोनू को कुछ वक्त शांत रहने की सलाह दी और अकेले में मोनू से बात की कि वो प्रशांत से कहकर केस वापस ले ले। सोनू को मैं समझाऊंगा। पापा, आप अभी भी सोनू का ही साथ दे रहे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद तो आपको उसके खिलाफ गवाही देनी चाहिए और आप उससे बात करने की कह रहे हैं। मोनू को एकदम से अपने पिता पर गुस्सा आ गया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। आखिर है तो वो तुम्हारा भाई ही। एक भाई दूसरे भाई पर केस लड़ेगा, समाज में कितनी बदनामी होगी। परेशान होकर सुरेश ने कहा। तो मोनू बोला, अब आपको बदनामी दिख रही है, तब आप कहाँ गए थे जब सोनू ने मामा मामी का बना हुआ महल उजाड़ दिया था? तब आपको बदनामी नहीं दिखाई दी। मुझे सब पता है पापा कि ये सब आपने ही किया है। सोनू का दिमाग मामा मामी के खिलाफ आपने ही भरा है। शुरू से ही ऐसो आराम में पला है वो। बचपन से ही देख रहा हूँ मैं कैसे ठाठ रहे हैं उसके। फिर भी पता नहीं आपने ऐसा क्यों सोचा कि उसको सबके खिलाफ कर दिया।
दोनों बाप बेटे बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से सुशीला कमरे में आते हुए बोली, हाँ मोनू बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इन्होंने जो बोया है ये वही काटेंगे। धन के लोभ में ये इतने पागल हो गए कि अपना पराया सब भूल गए। जिंदगी भर में इन दोनों बाप बेटों को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। अपने बेटे और पत्नी के मुंह से अपनी सच्चाई सुनने के बाद सुरेश बहुत ही शर्मिंदा हो गया और अपने किए पर पछताने लगा। पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। मुकदमा चला, सारे सबूत सोनू के खिलाफ थे। कोर्ट में केस एक लंबी कार्यवाही है। शुरुआत में सोनू ने प्रशांत और मोनू को डराना चाहा, धमकियां दी, पर मोनू भी एक वकील था और ये सब हथकंडे बहुत अच्छे से जानता था। सबसे महत्वपूर्ण गवाही उस वकील ने दी जिससे सोनू ने बंदूक की नोक पर नकली वैसियत बनवाई थी। सोनू के पास अब अपने बचाव के लिए कुछ भी नहीं बचा था। अंत में जब सोनू को लगा कि अब वो नहीं बच सकता, तब उसने कोर्ट में सब कुछ सच सच बता दिया कि वो शुरू से ही बहुत दुलारा रहा। इसी कारण उसकी संगत बिगड़ गई। इकलौते होने पर कोई कुछ नहीं कहता। माँ पिताजी ज़रूरत से ज़्यादा मेरी परवाह करते। प्रशांत के पैदा होने के बाद मेरे असली पिता सुरेश ने मुझे भड़काया कि वो मुझसे नहीं प्रशांत को प्यार करते हैं। मैं भी बच्चा था। धीरे धीरे वही देखा जो इन्होंने मुझे दिखाया। एक बार गलतफहमी का कीड़ा जो मेरे दिमाग में घुस गया, वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे माँ पिताजी की हर एक बात गलत लगती। मैं अपनी मनमानी से रहने लगा। जब मुझे पता चला कि पिताजी ने वैसियत बनवाई है और वो भी दूसरे वकील से, तो मैं परेशान हो गया। अपने जानकार की मदद से मैं उस वकील के बारे में जान पाया। पहले उसको डराया धमकाया, पर उसने पिताजी से सब बताने की धमकी दी। तब मैंने उससे बंदूक के नोक पर नकली वैसियत बनवाई। थोड़ा रुकते हुए फिर बोला, उस दिन घर पर कोई नहीं था। जब मैंने पिताजी से उस नकली वैसियत पर साइन करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया और पुलिस में जाने की धमकी दी। तब मैंने कहा कि अगर वो साइन नहीं करेंगे तो मैं प्रशांत को मार दूंगा। इसी डर से उन्होंने साइन कर दिए। फिर शायद उन्हें हार्ट अटैक, वो बोल ही रहा था कि तभी सविता जी बीच में ही बोल पड़ी कि तुम इतना गिर जाओगे, ये नहीं सोचा था मैंने। तुमको मैंने पैदा तो नहीं किया, लेकिन कभी भी तुम्हें पराया नहीं समझा। अपनी आँखों का तारा बना कर रखा। प्रशांत तो 11 साल बाद हुआ था। हमारे लिए तो बस तू ही सब कुछ था। शहर के सबसे अच्छे स्कूल में तुझे पढ़ाया लिखाया ताकि कोई भी हमारी परवरिश पर उंगली ना उठाए, और तूने अपने ही पिता की जान ले ली, कहकर सविता जी वहीं बेंच पर बैठकर रोने लगी। कोर्ट ने सोनू और उसके पिता सुरेश और नकली वैसियत बनाने वाले वकील को भी तीनों को 2 साल की सज़ा सुना दी। प्रशांत को यकीन हो गया कि अब उन्हें न्याय जरूर मिल जाएगा। मेरे पिता तो अब वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन सच्चाई की जीत देखकर उनकी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।